हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एस के एम बी हिंदी एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मोहिद्दीन बादशाह। पिछले वीडियो में हमने आदिकाल के 51 से लेकर 100 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज के इस विशेष सत्र में हम प्रश्न संख्या 101 से लेकर 150 तक की चर्चा करेंगे। अब जो पहले वीडियो भाग 1 भाग 2 नहीं दिखे तो उसको देख लीजिएगा। और अब आज हम भाग 3 वीडियो कर रहे हैं। इसमें 101 से लेकर 150 तक MCQ क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की आदिकाल प्रश्नोत्तरी। चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो में 101 फर्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न 101, कीर्तिलता की रचना कितने पल्लवों में हुई? जल्दी से जल्दी बताइए आंसर। ए 3 पल्लवों में, बी 4 पल्लवों में, सी 5 पल्लवों, डी 8 पल्लवों। जल्दी से जल्दी बताना। यस, ज़्यादा समय नहीं लेना है। वेरी गुड, आपने सही बताया 4 पल्लवों में। वेरी गुड, आंसर देखेंगे। यस, उत्तर बी। कीर्तिलता एक ऐतिहासिक चरित्र काव्य है दोस्तों, जिसकी रचना विद्यापति ने 4 अध्यायों में की है, जिन्हें पल्लव कहा गया है। जो कीर्तिलता एक ऐतिहासिक चरित्र काव्य है, इसकी रचना किसने की? विद्यापति ने की है। इस कीर्तिलता को 4 अध्यायों में की हैं, जिन्हें पल्लव कहा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, विद्यापति को रहस्यवादी कहा। सही ऑप्शन चुनिए। सही विकल्पों को आपको चुनना है। ए बच्चन सिंह, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी रामचंद्र शुक्ल, डी नगेंद्र। जल्दी से जल्दी आप आंसर दीजिएगा। यस, विद्यापति को रहस्यवादी किसने कहा? यस, बी ऑप्शन सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। अब देखेंगे इसकी व्याख्या देखेंगे। यस, बी ऑप्शन सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन पहले विद्वान थे जिन्होंने विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक और रहस्यवादी रंग में रंगा हुआ माना है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। यह कथन किसका है दोस्तों? जल्दी से जल्दी बताना है आपको। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी बच्चन सिंह, डी रामवृक्ष बेनपुरी। ज़्यादा समय नहीं लेना है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके उत्तर के लिए। यस, राइट आंसर बच्चन सिंह ने। आपने सही उत्तर दिया। देखेंगे इसके व्याख्या करेंगे इसके। यस, सी बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति की कविताओं में व्याप्त देहवाद और मांसलवाद के कारण यह तीखी टिप्पणी की थी। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 104 पर जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 104, पृथ्वी भट्ट किस कवि का उपनाम था? पृथ्वी भट्ट किस कवि का उपनाम था? ए जयानक, बी जलहन, सी जगनिक, डी चंदबरदाई। पृथ्वी भट्ट किसका उपनाम था? वेरी गुड, आपने सही उत्तर दिया, डी चंदबरदाई। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या के लिए। आंसर देखेंगे एक बार। इसका उत्तर डी सही आंसर है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंदबरदाई का वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा ही पूछता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
105, क्वेश्चन नंबर 105। पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया था? पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया था, माने पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट किसने किया? जल्दी से जल्दी बताना। यस, पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया था? सी, ऑप्शन सी सही आंसर है, जलहन। यस, राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, इसके व्याख्या करेंगे, इसके व्याख्या देखेंगे। यस, सही आंसर है सी, जलहन। चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने इस महाकाव्य के अधूरे भाग को पूरा किया था। ये जलहन कौन दोस्तों? चंद्रवरदाई के पुत्र हैं। उन्होंने चंद्रवरदाई ये इस अधूरा चंद्रवरदाई के अधूरा महाकाव्य को उनके पुत्र जलहन ने पूरा किया था। चलिए दोस्तों, देरी किए बिना हम जल्दी से जल्दी ये 50 क्वेश्चंस को, MCQ क्वेश्चंस को हल करेंगे। बीच में स्किप नहीं करना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 पर जाएंगे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पृथ्वीराज रासो की शैली है, जल्दी से जल्दी बताना। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पृथ्वीराज रासो की शैली है। ए डिंगल, बी पिंगल, सी ए व बी दोनों, डी कोई नहीं। जल्दी से जल्दी बताना दोस्तों। यस, बी पिंगल है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पृथ्वीराज रासो की शैली क्या है? बी, ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, पिंगल। इसकी व्याख्या भी देखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र इसे ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश यानी पिंगल शैली की रचना मानते हैं। चलिए दोस्तों, 107, क्वेश्चन नंबर 107 पर जाएंगे। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के पक्षधर कौन है? पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के पक्षधर कौन है? जल्दी से जल्दी बताना है। वेरी गुड, आपने सही कहा। सो ये ऑप्शन सही है, मिश्र बंधु। इसकी व्याख्या भी हम करेंगे। देखिए दोस्तों, सो मिश्र बंधु कर्नल डांट और श्याम सुंदर दास इस ग्रंथ को ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक मानते हैं। सो देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिकता देने वाले मिश्र बंधु और कर्नल डांट और श्याम सुंदर दास। देखिए दोस्तों, ये तीनों लोग इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन थे? क्वेश्चन नंबर 108, जल्दी से जल्दी फटाफट आंसर देना है, देरी मत करना है। यस, ऑप्शन बी सही आंसर है, जयानक। चलते हैं इसकी व्याख्या पर। यह संस्कृत भाषा का कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, पृथ्वीराज विजय डॉक्टर वूलर को कहाँ से मिला था? पृथ्वीराज विजय डॉक्टर वूलर को कहाँ से मिला था? ए कश्मीर, बी श्रीनगर, सी पंजाब, डी दिल्ली। देरी नहीं करना दोस्तों, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके उत्तर के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने सही उत्तर दिया। सो श्रीनगर, बी ऑप्शन सही है। पृथ्वीराज विजय इस रचना को डॉक्टर वूलर को कहाँ से मिला था? अच्छा, इसका व्याख्या देखेंगे। डॉक्टर वूलर को इसकी प्रति श्रीनगर में मिली थी। देखिए, श्रीनगर में मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने रासो को अप्रामाणिक घोषित करने की देखिए पहल की थी। सो इन्होंने अप्रामाणिक घोषित करने की पहल की थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 110, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए किस समस्या की कल्पना की? जल्दी से जल्दी बताना दोस्तों, देरी नहीं करना चाहिए।
यस, आनंद, आनंद संवत। देखेंगे इसकी व्याख्या देखेंगे। रासों की तिथियों में, रासों की तिथियों में 91 वर्षों के अंतर को पटाने के लिए उन्होंने आनंद आनंद संवत की नई नई थ्योरी दी थी। ओके, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्नौज के राजा जयचंद की प्रशंसा में लिखी रचना। ये जयचंद्र प्रकाश, बी जयमयंक जसचंद्रिका, सी जयचंद्र विलास, डी ये व बी दोनों। जल्दी से जल्दी बताना है दोस्तों। यस, सही आंसर है ये व बी दोनों सही आंसर है, सही है। ये जयचंद्र प्रकाश, बी जयमयंक जसचंद्रिका। इसकी व्याख्या भी देखेंगे दोस्तों। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार और जयमयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि दोनों में राजा जयचंद का गुणगान है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 112। अमीर खुसरो की किस रचना में भारतीय बोलियों का वर्णन है? फिर से सुनिए, अमीर खुसरो की किस रचना में भारतीय बोलियों का वर्णन है? ध्यान दीजिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताना है। नुह सिपहार किसमें है दोस्तों? अमीर खुसरो की किस रचना में भारतीय बोलियों का वर्णन है? इसमें है दोस्तों नुह सिपहार में, इस रचना में भारतीय बोलियों का वर्णन है दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या भी देखेंगे। नुह सिपहार खुसरो की वह रचना है जिसमें उन्होंने भारत की जलवायु, ज्ञान और यहाँ की भाषाओं का विस्तृत वर्णन किया है। चलिए दोस्तों और अगले प्रश्न पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 113। अमीर खुसरो की कौन सी रचना अरबी फ़ारसी का शब्दकोश है? जल्दी से जल्दी बताना है। अमीर खुसरो की कौन सी रचना अरबी फ़ारसी का शब्दकोश है? यस, सही आंसर है कलिक बारी। यस, इसकी व्याख्या भी देखेंगे। कलिक बारी एक कोश ग्रंथ है। क्या है दोस्तों? एक कोश ग्रंथ है। गैजुद्दीन तुगलक के पुत्र को शिक्षा देने के लिए लिखा गया था। यस, कलिक बारी एक कोश ग्रंथ है जो गैजुद्दीन तुगलक के पुत्र को शिक्षा देने के लिए लिखा गया था। चलिए आगे प्रश्न पर जाते हैं। 114। सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से जल्दी दोस्तों, वेरी गुड, ये बहुत आसान प्रश्न है। सितार और तबला का आविष्कार किसने किया? यस, अमीर खुसरो ने किया था। चले आगे इसकी व्याख्या पर जाते हैं। खुसरो को वीणा और ईरानी वाद्य यंत्रों के मेल से सितार और तबला बनाने का श्रेय दिया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। डोला मारूरा दुहा का संपादन नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा कब करवाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, अब ध्यान देना है। ढोला मारूरा दुहा का संपादन नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा कब करवाया गया है? जल्दी से जल्दी। यस, वेरी गुड, नाइस आंसर, 1934 ई में। वेरी गुड। चलिए इसके व्याख्या पर जाएंगे। इस प्रसिद्ध प्रेम गाथा का संपादन 1934 में काशी की सभा द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 116। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? जल्दी जल्दी बताना दोस्तों, देरी नहीं करना। ये
मोइनुद्दीन चिश्ती, बी निज़ामुद्दीन औलिया, सी मीरा मोहम्मद, डी राबिया। देरी नहीं करना दोस्तों, मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ, उस समय में आप उत्तर बताना चाहिए और अंत में लिख लेना चाहिए ये 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न सही राइट हुए हैं, कितने प्रश्न रॉन्ग हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। यस, बता दीजिए राइट आंसर क्या है। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? निज़ामुद्दीन औलिया सही आंसर है। इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। खुसरो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। चलिए अगले प्रश्न पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 117, हिंदी की तूती व तुर्क ये मुअल्ला नाम से जाने जाते हैं। जल्दी से जल्दी बताना है दोस्तों। यस, वेरी गुड, अमीर खुसरो। चलिए इसकी व्याख्या पर चलेंगे। खुसरो अपनी बहुमुखी प्रतिभा और भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव के कारण इन नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 118, बसंत विलास का संपादन किसने करवाया? बसंत विलास का संपादन किसने करवाया? जल्दी जल्दी बताना है। वेरी गुड, केशवलाल ध्रुव। कौन दोस्तों? ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, केशवलाल ध्रुव। इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। देखिए, केशवलाल ध्रुव ने इस सुंदर बसंत काव्य का संपादन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? जल्दी से जल्दी, ये 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन आप चुनना है, जल्दी जल्दी बताना है। क्वेश्चन नंबर 119, यस, वेरी गुड, ऑप्शन सी सही है, अमीर खुसरो। इस व्याख्या करेंगे, व्याख्या पर जाएंगे। देखिए, यह खुसरो की एक प्रसिद्ध गज़ल है जिसकी एक पंक्ति फारसी और दूसरी ब्रजभाषा में है। देखिए, यह खुसरो की एक प्रसिद्ध गज़ल है जिसकी पंक्ति एक फारसी और दूसरी ब्रजभाषा में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर दोस्तों। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न दिया जाता है, ध्यान दीजिए। यस, आंसर बताना है जल्दी से जल्दी। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। कथन किसका है दोस्तों? यस, सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों। यह साहित्य के इतिहास की आधारभूत परिभाषा है जो आचार्य शुक्ल ने दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 121, सिद्धों की भाषा को सांध्या भाषा किसने माना? जल्दी से जल्दी बताना है। 121 क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके उत्तर के लिए। यस, ऑप्शन सी राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वेरी गुड, इसकी व्याख्या भी देखेंगे। शुक्ल जी ने सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा? सांध्य भाषा कहा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, बीसलदेव रासो की भाषा को राजस्थानी माना है। जल्दी से जल्दी दोस्तों, देरी नहीं करना। 50 MCQ क्वेश्चंस हम जल्दी से जल्दी हल कर लेना है। कम समय में ज़्यादा नॉलेज को हासिल करना है, तो इसीलिए देरी मत करना।
जल्दी से जल्दी आपका उत्तर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 122, बिसलदेव रासो की भाषा को राजस्थानी माना है। यस, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। आचार्य शुक्ल ने बिसलदेव रासो की भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिसलदेव रासो की भाषा शैली को राजस्थानी और पिंगल के मेल का माना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, यह किसने लिखा है? जल्दी से जल्दी दोस्तों। वेरी गुड, रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या पर। शुक्ल जी का मानना था कि विद्यापति केवल श्रृंगार के कवि थे, उनकी तुलना सूरदास जैसे भक्तों से नहीं होनी चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, कीर्तिलता की रचना कितने पल्लवों में हुई? कीर्तिलता की रचना कितने पल्लवों में हुई? जल्दी से जल्दी। बी सही आंसर है। आपने सही आंसर दिया है, 4 पल्लवों। देखेंगे, यह प्रश्न दोबारा पूछा गया है, उत्तर 4 पल्लवों। अच्छा ठीक है, इसे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125, सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बौद्ध गाना व दोहा 1916 के नाम से किसने निकाला था? जल्दी से जल्दी। यस, हरप्रसाद शास्त्री। व्याख्या पर व्याख्या देखते हैं। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इसे बंगाल लिपि में बंगाल लिपि में प्रकाशित करवाया, हरप्रसाद शास्त्री ने। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 126, हेमचंद्र ने द्वयाश्रय काव्य के रूप में कुमारपाल चरित की रचना की, कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 126 दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताना है। यस, आपने सही कहा, ऑप्शन सी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या देखेंगे। शुक्ल जी ने हेमचंद्र के व्याकरणिक और काव्य गुणों की चर्चा करते हुए यह बात कही है। हेमचंद्र के व्याकरणिक और काव्य गुणों की चर्चा करते हुए यह बात की है। यस, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 127, शारंगधर की हम्मीर रासों पर अपभ्रंश परंपरा का समापन कौन मानते हैं? जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 127, यस, डी सही ऑप्शन है, सही आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी के अनुसार यही से अपभ्रंश का प्रभाव खत्म होता है। देखिए, खत्म होता है, और देशी भाषा हिंदी का आरंभ होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, नाथ पंथियों की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? मैं ऑप्शन नहीं दोहरा रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। समय को ध्यान देते हुए मैं सिर्फ प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके उत्तर के लिए। इसीलिए मैं 50 क्वेश्चंस को MCQ क्वेश्चंस को जल्दी पूरा करने के लिए, हल करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ पंक्तियों की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 128, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए व्याख्या देखते हैं। साधु संतों की मिली जुली भाषा को शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी नाम दिया था। किसने?
साधु संतों की मिली जुली भाषा को शुक्ल जी ने सदुकड़ी नाम दिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। धार्मिक साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में ना रखने वाले विद्वान हैं। बता दीजिए जल्दी से जल्दी। यस, धार्मिक साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में ना रखने वाले विद्वान कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या पर देखेंगे। व्याख्या शुक्ल जी ने सिद्ध नाद और जैन शुक्ल जी ने सिद्ध नाद और जैन साहित्य को केवल सांप्रदायिक शिक्षा मानकर उन्हें इतिहास के मुख्य भागों में स्थान नहीं दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। राउलवेल किसकी कृति है? जल्दी से जल्दी बताना। क्वेश्चन नंबर 130 राउलवेल, सही आंसर है रोडा। यह 10वीं या 11वीं शती के शिलांकित रचना है जो मुंबई के संग्रहालय में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। राहुलवेल किस विधा की रचना है? राहुलवेल किस विधा की रचना है? यस, चंपू काव्य है जो गद्य पद्य मिश्रित है। हिंदी साहित्य में नक्शिक वर्णन की परंपरा का आरंभ इस चंपू काव्य से माना जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132। वर्तमान में राउलवेल की प्रति कहाँ सुरक्षित है? यस, मुंबई में प्रेस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है दोस्तों। चलिए, मुंबई के संग्रहालय में यह शिलालेख आज भी सुरक्षित रखा गया। कहाँ दोस्तों? मुंबई के संग्रहालय में यह शिलालेख सुरक्षित रखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 133। राउलवेल को सबसे पहले डॉक्टर बयानी ने कहाँ से प्रकाशित करवाया? राउलवेल को सबसे पहले डॉक्टर बयानी ने कहाँ से प्रकाशित करवाया? जल्दी से जल्दी। यस, भारतीय विद्या। देखते हैं। डॉक्टर बयानी ने भारतीय विद्या पत्रिका के माध्यम से इसे विद्वानों के सामने रखा। यस, क्वेश्चन नंबर 134। दामोदर शर्मा की कृति, जल्दी से जल्दी बताना है। दामोदर शर्मा की कृति क्या है? यस, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या दोस्तों? यह एक व्याकरण ग्रंथ है। 12वीं शती के राजकुमारों को सिखाने के लिए लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 135। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में किस उक्ति व्यक्ति प्रकरण में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया? जल्दी से जल्दी। 135, क्वेश्चन नंबर 135 लिख लीजिए आप भी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया? यस, अलंकारिक भाषा। चलिए, यद्यपि यह व्याकरण ग्रंथ है लेकिन इसमें प्रयुक्त भाषा अलंकारिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण हैं? क्वेश्चन नंबर 136। यस, 5 प्रकरण हैं। कितने प्रकरण हैं? यह ग्रंथ 5 खंडों या प्रकरणों में विभाजित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। वर्ण रत्नाकर कौन सी शती की रचना है? जल्दी से बताना दोस्तों। यस, 14वीं शती की रचना है। देखेंगे
ज्योतिश्वर ठाकुर ने 14वीं शती में 14वीं शती में मैथिली गद्य में इसकी रचना की। ज्योतिश्वर ठाकुर ने 14वीं शती में मैथिली गद्य में इसकी रचना की। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 138, वर्ण रत्नाकर की भाषा। वर्ण रत्नाकर की भाषा मैथिली। चलिए इसकी व्याख्या पर चलेंगे। इसे मैथिली गद्य का कोश ग्रंथ भी कहा जाता है। मैथिली गद्य का कोश ग्रंथ भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 139, ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा की दृष्टि से हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार। जल्दी से जल्दी बताना है दोस्तों। ऐतिहासिक चेतना पूर्व परंपरा की दृष्टि से हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार। यस, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यस, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलेंगे। द्विवेदी जी ने परंपरा के विकास को इतिहास लेखन का मुख्य आधार बनाया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 140, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानने वाले इतिहासकार थे। देखिए दोस्तों, नहीं मानने वाले इतिहासकार। जल्दी से जल्दी बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी का, आचार्य शुक्र पुरानी हिंदी माना, राहुल सांकृत्यायन पुरानी हिंदी माना, बट हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, पुरानी हिंदी नहीं मानते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। गुलेरी जी ने इसे पुरानी हिंदी कहा, लेकिन द्विवेदी जी ने इसे अपभ्रंश को हिंदी से अलग माना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, हिंदी का संतकाव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। कथन किसका है दोस्तों? जल्दी से जल्दी बताना है। यह सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने कबीर और अन्य संतों को साहित्य को नाथों की परंपरा का ही अलग पड़ाव माना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 142, हिंदू समाज में नीचे समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। कथन जल्दी से जल्दी बताना है दोस्तों। यस, हजारी प्रसाद द्विवेदी। समाज की विसंगतियों पर यह टिप्पणी द्विवेदी जी ने अपने ऐतिहासिक विश्लेषण में की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 143, विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 143, यस, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। यस, क्वेश्चन नंबर 144, आदिकाल के साहित्य को अंतर्विरोधों का साहित्य किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 144, सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने आदिकाल की उलझी हुई प्रवृत्तियों को क्या कहा दोस्तों? अंतर्विरोधों का काल कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, साहित्यस्य भाव साहित्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यस, 145, भामह। आचार्य भामह ने शब्द और अर्थ के भाव को ही साहित्य का प्राण माना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 146, मनुष्य के सार्थक विचारों की लिपिबद्ध अभिव्यक्ति ही साहित्य है। परिभाषा किसने दी है? किसने दी है? जल्दी से बताना है। यस, सही आंसर है लक्ष्मी सागर
वार्ष्णेय। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने साहित्य को विचारों का दर्पण माना है। हिंदी साहित्य का इतिहास जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और सुख दुखों का शब्द दर्पण है। कथन किसका है दोस्तों? जल्दी से जल्दी बताना है। वेरी गुड, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी ने साहित्य के इतिहास को जनता के मनोभावों से जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 148, साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 पुस्तक के रचनाकार। यस, नलिन विलोचन शर्मा राइट आंसर है। यह पुस्तक साहित्य इतिहास लेखन की वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 149, इनमें से सही सुमेलित जोड़ा है। यस, प्रयुक्त सभी सही है। राम नरेश त्रिपाठी कवि, कविता कौमुदी। डॉक्टर नामवर सिंह इतिहास और आलोचना। राहुल सांकृत्यायन हिंदी काव्यधारा। चलिए अंतिम प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं दोस्तों। ये वीडियो भाग 3 है। इसमें हम 150 MCQ क्वेश्चंस हम हल कर रहे हैं। सो देखिए अंतिम प्रश्न हम पहुंच गए हैं। बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। जल्दी से जल्दी बताना है दोस्तों। उपयुक्त सभी ताम्र, पत्रावली व शिलालेख और वंशावलियाँ व जनाश्रुतियाँ, कहावतें, ख्यात एवं वचनिकाएँ। यही दोस्तों हमारा वीडियो। देखिए इतिहास लेखन में बाहरी प्रमाणों, सिक्के, शिलालेख, लोक कथाएँ का बहुत महत्व होता है। तो ये अंतिम प्रश्न से हमारा ये सत्र समाप्त हुआ दोस्तों। प्लीज़ इस कंटेंट आप पसंद करें। आशा करता हूँ कि इस कंटेंट को आप पसंद करे होंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।